दोस्तों, तुर्की और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब सीरिया और फिलिस्तीन ही नहीं, एक और देश में इजरायल ने कुछ ऐसा किया है जो तुर्की का कट्टर दुश्मन है और इस कदम के बाद तुर्की के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया है। जानेंगे क्या है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा के लिए निकली ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर इजरायल को 16 देशों ने दी चेतावनी, अगर कुछ गड़बड़ किया तो अंजाम बुरा होगा। और साथ में आपको बताएंगे यमन पर भीषण हमले के बाद हौथी का पलटवार, तेल अवीव पर दागी मिसाइल, यहूदी राष्ट्रपति के जहाज को आसमान से लौटना पड़ा वापस। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की और इजरायल के बीच आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ फिलिस्तीन या सीरिया का मामला नहीं, अब यहाँ पर साइप्रस का मामला खड़ा हो गया है। जैसे कि साइप्रस और ग्रीस के साथ तुर्की का पहले से ही दुश्मनी है, लेकिन अब इस दुश्मनी का इजरायल फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई की एक ताज़ा रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें बताया गया है कि इजरायल ने पिछले हफ्ते साइप्रस को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी बराक एमएक्स सौंप दिया है। यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसे डिजिटल छतरी कहा जा रहा है, क्योंकि यह साउथ तुर्की के बड़े हिस्से के हवाई क्षेत्र को कवर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लिमासोल बंदरगाह से गुजरती एक ट्रक दिखी। इस ट्रक पर बराक एमएक्स सिस्टम के पार्ट्स लदे हुए थे। बाद में साइप्रस की एक लोकल न्यूज़ वेबसाइट रिपोर्टर ने भी कन्फर्म किया कि पूरा सिस्टम साइप्रस को डिलीवर कर दिया गया है। उम्मीद है कि यह सिस्टम इसी साल ऑपरेशन में आ जाएगा। दोस्तों, इस डिलीवरी के बाद मामला और गर्म इसलिए भी हो गया क्योंकि जुलाई में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के एक्स वीपी शाय गाल ने आर्टिकल लिखकर कहा था कि इजरायल को साइप्रस को लेकर अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए और ग्रीस व साइप्रस के साथ मिलकर नॉर्दर्न साइप्रस को तुर्की से आज़ाद कराने की तैयारी करनी चाहिए। गाल ने लिखा था, ऐसा ऑपरेशन तुर्की की मदद की क्षमता को ख़त्म कर देगा, नॉर्दर्न साइप्रस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा, इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर्स को नष्ट कर देगा और आखिरकार तुर्की फोर्सेस को हटा देगा। इससे साइप्रस की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड संप्रभुता बहाल होगी। अब जरा आपको बताते हैं इसकी ताकत। दोस्तों, बराक एमएक्स सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू जहाज और क्रूज मिसाइल तक को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। अब तक तुर्की ने इस नए डिफेंस सिस्टम पर कोई बयान नहीं दिया है। दरअसल तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस अपनी मिलिट्री को लगातार मजबूत कर रहा है। इससे पहले वो इजरायल से आयरन डोम सिस्टम भी ले चुका है। यही वजह है कि अब तुर्की के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ईस्ट मेडिटेरियन यानी पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल, ग्रीस और साइप्रस की साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। दोस्तों, खास बात यहाँ पर यह है कि पहले भी 1997 में इसी तरह का संकट खड़ा हुआ था, जब साइप्रस ने रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की कोशिश की थी। उस वक्त तुर्की ने वार्निंग दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया जाएगा। आखिर में ग्रीस ने S-300 अपने इलाके में ले लिया और साइप्रस ने कोई दूसरा रास्ता चुना। रिपोर्ट में एक तुर्की मिलिट्री एनालिस्ट का भी बयान है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में जब इजरायल और साइप्रस के रिश्ते इतने गहरे हैं, तो ये एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसका स्ट्रॉन्ग रडार ईस्ट मेडिटेरियन में इजरायल की इंटेलिजेंस नेटवर्क का अहम हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बराक एमएक्स तुर्की की फोर्सेस के लिए बड़ा खतरा है, चाहे नॉर्दर्न साइप्रस की एयरफोर्स हो या ईस्ट मेडिटेरियन के दूसरे हिस्से। इस सिस्टम का रडार 100 किलोमीटर तक आर्टिलरी फायर, मोर्टार शेल्स और मिसाइल बैटरियों तक को पकड़ सकता है। साइप्रस और इजरायल के रिश्ते वैसे भी लंबे समय से मजबूत है। दोनों देश मिलकर हर साल बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल करते हैं। इनमें से एक है ऊनिसिलोस गिदोन। ये साइप्रस की राजधानी निकोसिया से शुरू होती है और पूरे देश के बड़े हिस्से को कवर करती है। वहीं साइप्रस के डिफेंस मिनिस्टर वासिलिस पाल्मास ने इस डील का बचाव करते हुए कहा, तुर्की अब भी हमारे इलाके पर कब्जा किए हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिटेरेंस यानी रोकथाम की पुख्ता क्षमता विकसित करें। यही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। अब तुर्की के लिए सिरदर्द बन चुकी है और ईस्ट मेडिटेरियन का बैलेंस बदल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के खिलाफ इजरायल का कोई सीक्रेट प्लान है? क्या तुर्की को पहले इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इजरायल की कार्रवाई को लेकर अब दुनिया भर से आवाज उठ रही है। 16 देशों के विदेश मंत्रियों ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है कि वो इस काफिले के खिलाफ किसी तरह का गैर कानूनी या हिंसक काम ना करे। इन देशों में तुर्की, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, मैक्सिको, पाकिस्तान, कतर, ओमान, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका और स्पेन शामिल है। इनका कहना है कि उनके नागरिक भी इस मिशन का हिस्सा है और अगर इजरायल ने हमला किया या किसी को रास्ते में गिरफ्तार किया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। इन देशों के मंत्रियों ने साफ कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पानी में जहाजों पर हमला हुआ या प्रतिभागियों यानी इस मिशन में शामिल लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अब जरा आपको बताते हैं ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला है क्या। दरअसल ये 40 से ज्यादा जहाजों का काफिला है जिसमें खाने पीने का सामान, बच्चों का दूध, दवाइयां और जरूरी मेडिकल सप्लाई है। इसके साथ 300 से ज्यादा लोग भी है जिनमें अलग अलग देशों के सांसद भी शामिल हैं जैसे फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, इटली और जर्मनी। अभी ये काफिला ट्यूनीशिया से निकला है और इससे पहले बार्सिलोना से भी रवाना हुआ था। इसके साथ 2 और जहाज चल रहे हैं। एक पर इंटरनेशनल वकील मौजूद है ताकि हर चीज पर कानूनी नजर रखी जा सके और दूसरा है लाइफ सेवर 2 जो एक सी रेस्क्यू शिप है। दोस्तों फ्लोटिला का मकसद साफ है, गाजा के लोगों तक इंसानी मदद पहुंचाना और दुनिया को दिखाना कि वहां हालात कितने खराब हैं। फ्लोटिला के प्रवक्ता ब्रूनो गिल्गा ने कहा, हम सिर्फ राहत का सामान ही नहीं ले जा रहे बल्कि ये भी संदेश दे रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों मुश्किल ये है कि इजरायल पहले भी ऐसे काफिलों पर हमला कर चुका है ताकि गाजा की नाकेबंदी टूट ना पाए और इस काफिले पर भी यानी जो अभी गाजा की तरफ जा रहे हैं इस पर भी ट्यूनीशिया में 2 बार ड्रोन हमले हो चुका है। याद रहे इजरायल का गाजा पर युद्ध अक्टूबर 2023 से जारी है जिसमें अब तक कम से कम 64,900 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,65,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायल और यमन के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को इजरायल ने यमन पर हमला किया था। इनके अलावा यमन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। मंगलवार को इजरायल ने दावा किया कि उसने एक मिसाइल को रोक लिया जो यमन से दागी गई थी। ये मिसाइल तब छोड़ी गई जब कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर हमला किया था। इस मिसाइल की वजह से हालात इतने खराब हुए कि इजरायल के राष्ट्रपति का विमान विंग ऑफ सियोन उड़ान भर रहा था, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इजरायल की सरकारी मीडिया के मुताबिक डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में अलार्म बज उठे। तेल अवीव और उसके आसपास, यरूशलेम और उसके पश्चिमी हिस्से में, यहां तक कि वेस्ट बैंक के दक्षिणी इलाकों तक सायरन गूंज गए यानी खतरे का एहसास पूरे इजरायल में महसूस किया गया। अब जरा बैकग्राउंड समझिए। इजरायली सेना ने मंगलवार को ही अल हुदैदा पोर्ट खाली करने का आदेश जारी किया था और फिर कुछ ही घंटों बाद वहां जबरदस्त हमला कर दिया। जुलाई 2024 से ही इजरायल यमन के हौथी कंट्रोल वाले इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों में हुदैदा पोर्ट, सना एयरपोर्ट और बड़े बिजली घर भी शामिल रहे हैं। उधर हौथी यानी अंसारुल्लाह ग्रुप भी लगातार इजरायल पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वो मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही इजरायल से जुड़ी या उसकी ओर जाने वाली जहाज़ों को भी टारगेट बना रहे हैं। 27 जुलाई को हौथियों ने तो ऐलान कर दिया था कि अब वो हर उस कंपनी की शिप को निशाना बनाएंगे जो इजरायली पोर्ट से कारोबार करेगी, चाहे वो किसी भी देश की हो। हौथियों का कहना है कि उनका मकसद गाजा की मदद करना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।